त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जो 10 क्लास में ही आपको पढ़ना है। 9th क्लास में आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा, 8 में नहीं मिलेगा, 10th से बिहार बोर्ड में ये शुरू होता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर जो है बिहार बोर्ड में 20 नंबर का पूछता है क्वेश्चन इससे। यानी ये चैप्टर अगर हम पढ़ लिए तो मानो कि हम मैथ में 20 नंबर का पढ़ लिए। तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ध्यान से खूब बढ़िया से समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए। देखिए, इंग्लिश में इसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिगोनोमेट्री। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से लिखिएगा तो इसमें 2 हिस्से हैं, इसमें 3 हिस्से हैं, सॉरी 2 हिस्से नहीं 3। ये लफ्ज किस किस से मिला है? त्रि से मिला है, कोण जुड़ा है और इसमें मिति हुआ है। 3 शब्दों का मिलके बनाया गया कौन? त्रिकोणमिति। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब संस्कृत में त्रि होता है, हिंदी में 3 होता है। संस्कृत में किसी भी चीज को अगर वो 3 हो तो क्या बोलेंगे संस्कृत में? त्रि। क्या बोलेंगे? त्रि। कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों का माप। तो कोई ऐसा, ये जब आप सुनिएगा, जब ये आप देखें कि त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी कोई ऐसा फिगर हो जिसमें 3 कोण हो, कोई है? हाँ, एक है ऐसा, ए बी सी, यानी त्रिभुज ही है। क्या है? त्रिभुज ही है जिसमें 3 कोण होता है, बाकी किसी में 3 कोण नहीं होता है, क्योंकि जिसमें 3 कोण होता है उसको त्रिभुज कहते हैं। जिसमें 3 भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति जो है किस चीज में पढ़ना है जी हमको? त्रिभुज में। अब बात आया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो त्रिकोणमिति पढ़ना है वो कौन त्रिभुज तो है, लेकिन त्रिभुज में भी कौन से त्रिभुज के अंदर पढ़ना है, किस त्रिभुज के अंदर सारे त्रिकोणमिति पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। चलिए आगे अब त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बात करें। तो एक ही हम पिक्चर बनाते हैं थोड़ी सी, ए बी सी। इसमें जब हम लिखते हैं त्रिभुज तो लिखा जाता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को। कितने भुजाओं से? 3 भुजा से घिरी हुई आकृति। 3 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है उसको क्या कहते हैं जी? त्रिभुज कहते हैं। अब जब आता है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में कितने होते हैं जी? 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। भुजा कितना होता है जी? 3 भुजा होता है, 3 भुजा। और 3 क्या होता है जी? शीर्ष होता है। अब देखिए, कोण को एंगल बोलते हैं, भुजा को साइड बोलते हैं, शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं। खूब ध्यान से समझिए, एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब एंगल को हिंदी में तो लिख दिए तो 3 कोण, लेकिन इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे? मैथ में अगर हमको कोण लिखना है तो कौन सा साइन यूज करेंगे? तो मैथ में कोण का साइन ऐसे होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिख देंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। समझ में आ रहा है? इसके साथ एक और चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमने कोण ए लिखा, लिख दिया, क्या कोण ए को
कोई और तरीका है जिससे लिख सकते हैं? तो हाँ है। कोण BAC ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब सर इसमें और इसमें हम लोग तो कंफ्यूज हो गए। ये एकदम अच्छा दिख रहा था, आसान दिख रहा था, लेकिन ऐसे लिख के सर आप और मुश्किल बढ़ा दिए हम लोगों का। ये दिक्कत हो गया आप समझने में। कोई नहीं, ध्यान से समझिएगा, सब चीज बताया जाएगा, बशर्ते एक एक चीज हो कि आपको याद होना चाहिए जो बताया जाए। आज पढ़े कल भूल गए, वैसे स्टूडेंट के लिए पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई इकट्ठा करने की चीज, जैसे दौलत आदमी इकट्ठा करता है ना तब अमीर बनता है, उसी तरह आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है तब ज्ञानी बनता है। आज पढ़े कल भूल गए, वो कहां से आगे बढ़ पाएगा? आज कमाए पूरा कल खर्चा कर दिए, वो धनवान बन सकता है कभी? जमा तो करना है ना। जब तक जमा नहीं करेंगे क्या हम धनवान बन सकते हैं? नहीं। जब तक हम ज्ञान जमा नहीं करेंगे ज्ञानी बन सकते हैं? नहीं। जब क्लास में पढ़ रहे हैं तो ज्ञान जमा करना पड़ेगा। रोज आज कुछ देंगे, कल कुछ और पढ़ाएंगे, परसों कुछ पढ़ाएंगे। जो इसको इकट्ठा करके लेके चलेगा वो आगे जाएगा, वो तेज हो जाएगा पढ़ने में, बढ़िया हो जाएगा। जो नहीं इकट्ठा कर पाएगा वो नहीं होगा। जो सोचेगा नहीं छोड़ देते तब नहीं हो पाएगा। तिनका तिनका जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे स्टूडेंट अपनी स्टडी अच्छा कर सकते हैं। बताए तो सब जाएगा, रिवीजन करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कौन चीज कैसे बताए थे। आज बताए कल भूल गए, एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो जो बन रहा है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, भूल गए तो वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप पढ़ने में कमजोर रह गए तो किसी टीचर की गलती नहीं है। हाँ, जब पढ़ा रहे हैं आपको मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, एकदम बेहिचक पूछिए। जब 3 अक्षर में लिखा जाता है, 1 2 3, जब 3 अक्षर में लिखा जाता है तो बीच वाला एंगल माना जाता है। नहीं समझ में आ गया? तो एंगल ए को हम एंगल BAC लिख सकते हैं। अगर हम एंगल बी लिखे हो तब क्या लिख सकते हैं? एंगल बी, इसको लिखना है तो ये ऐसे लिखेंगे तब भी ये, चाहे ऐसे लिखेंगे बीच में आना चाहिए। अब जैसे ऐसे भी लिखे या इसको ऐसे भी लिख सकते, एंगल CAB। क्या ए बीच में है? अगल बगल बदल रहा है, उससे कोई फर्क सर कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? तो ध्यान से पिक्चर देखिए। हमने एंगल ए यानी ये कोना है, तो BAC ये ना कौन बना। अगर हम ऐसे बनाए तो ये कौन बना, अब कोई CAB बनाएगा यानी ऐसे बनाएगा तो ये तो कौन बन रहा है? नहीं आ रहा है। तो कोई इधर से लिखे तब भी बीच में, कोई इधर से लिखे तब भी बीच में, तो BAC लिखे, BAC बीच में, कोई CAB लिखे, CAB बीच में। और उसी तरह B को लिख सकते हैं और उसी तरह नहीं लिख सकते हैं। अब हमको B को लिखना है तो कोई ABC लिख दे, ABC, या कोई इसी को क्या लिख दे, CAB लिख सकता है। C को लिखना है तो कोई लिख देगा एंगल ACB, या कोई लिख सकता है BCA। कौन सा? कौन सी? B ये वाला ना, ठीक है। तो ऐसे भी आपको दे सकता है, और इस तो ये दोनों समझाए दिए। अब एंगल कैसे देगा और कैसे समझना है, बीच का वैल्यू देगा। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, तो यानी किसका मान 90 डिग्री है? C का। है समझ में? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ना तो हम नहीं जानते हैं, सीधी बात। तो इसको दूसरा वैरायटी बता दिया। भुजा लिखना है, 3 भुजा होता है त्रिभुज में, तो एक भुजा AB हो जाएगा। भुजा यानी दीवार। ये जो रूम बना है, ऐसा घर बना है, तो कै गो दीवार होगा जी? 3। एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये। इस दीवार का नाम है AB, इस दीवार का नाम है BC, इस दीवार का नाम है AC। अब खूब ध्यान से समझिए, हम AB लिखे हैं, कोई BA लिखता है तब भी सही है। हम BC लिखे हैं, कोई CB लिखा है तब भी सही है। हम AC लिखे हैं, कोई CA लिखा है
तब भी सही है। इसी को इधर कर दे रहा है, कोई बी ए लिखा है तब भी सही है, कोई सी ए लिखा है तब भी सही है, और कोई सी बी लिखा है तब भी सही है। आगे पीछे हो गया, सी बी सी ए, समझ में आ रहा है? ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखते हैं, बात वही है। अब है शीर्ष, शीर्ष यानी वर्टेक्स, तो टॉप, ये शीर्ष, इसका ये शीर्ष और इसका ये शीर्ष, तो शीर्ष हो जाएगा सिर्फ ए बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। इतना समझ आया? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है, 3 सोर्स होती है, शीर्ष होते हैं। कोण को कैसे लिखना है, भुजा को कैसे लिखना है, और वर्टेक्स क्या होते हैं कैसे लिखना है, समझ में आएगा? इतना समझ में आ गया तो बोल आगे बढ़े। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब बात आ गई त्रिभुज, तो हम लोग पढ़ लिए। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसको थोड़ा सा समझते हैं, आखिर त्रिभुज ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो पहले ट्रायंगल को समझते हैं। इधर इंग्लिश में ट्री का मतलब होता है 3। इंग्लिश में ट्री का मतलब क्या होता है? 3। एंगल का मतलब क्या होता है? अच्छा, संस्कृत में त्रि का मतलब क्या होता है? अब भुज का मतलब होता है भुजा, यानी त्रिभुज ही ऐसा आकृति है जिसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। इसीलिए जब इंग्लिश इसका लिखते हैं तो ट्री एंगल है, क्योंकि त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं ना, तो इंग्लिश इसका कर दिया गया है ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? और त्रिभुज में 3 गो भुजा होगा जिस आकृति में, उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। आया समझ में? हाँ। अब आगे समझिए, त्रिभुज है तो अब त्रिभुज की वैरायटी क्या है? नहीं, आप चलिए पहले वैरायटी पर पढ़ लेते। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, ये जो 3 मिलेंगे आपको, ये भुजा के अनुसार, ये जो 3 मिलेंगे ये कोण के अनुसार। सब बताएंगे, ध्यान समझिए। भुजा के अनुसार जब त्रिभुज को बंटवारा होता है तो एक होता है समबाहु, समबाहु। दूसरा का होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। सब बता रहे हैं, हमारा नहीं। उसके बाद होता है विषम बाहु त्रिभुज। इसका होता है न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद होता है समकोण त्रिभुज। उसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज की 6 वैरायटी है। 3 का बंटवारा जो हुआ है भुजा के अनुसार, क्योंकि हमने अभी पढ़ा त्रिभुज में भुजा भी होता है 3 और कोण भी, तो भुजा के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। तो भुजा के हिसाब से जब त्रिभुज को बांटा गया तो 3 गो होता है। कोण भी है तो कोण के हिसाब से भी त्रिभुज का बंटवारा होना चाहिए। तो कोण के हिसाब से बांटते तो त्रिभुज 3 प्रकार के। तो कोण वाले ये इधर लिख दिया, कोण वाला ये 3 और भुजा वाला ये 3। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। थोड़ी थोड़ी बात हम इसमें कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समबाहु, इसमें होता है तीनों
भुजा बराबर। अब कहीं बराबर के जगह पर कोई समान भी लिखा होगा, बराबर इन समान है, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। अब एक एक करके सब पे बात करेंगे, अभी खाली थोड़ी सी बात। समद्विबाहु सिर्फ दो भुजा बराबर। तीनों भुजा असमान, असमान यानी बराबर। आया समझ में? इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम। जब तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। सिर्फ एक कोण 90 डिग्री के बराबर, सिर्फ एक कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ये तीसरा का हो जाएगा ये सिर्फ लिखना उचित नहीं है। एक कोण 90 डिग्री से अधिक। हमको जो पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है पूरा त्रिकोणमिति इस त्रिभुज पे पढ़ना है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। इसी पे सारा त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे अभी 10 क्लास में, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए हम बताएं, शुरू करना होता तो त्रिभुज बता के डायरेक्ट एजा से शुरू कर देते, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुआ कैसे हो गया, आप पता नहीं चला। अब थोड़ी अलग अलग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तब हम बात करेंगे, पहला क्या था जी? समबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजा बराबर होती है। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तीनों भुजा बराबर का कहने का मतलब है जितना भुजा ये जितनी लंबी होगी उतना ही लंबा ये होगी और जितना ही लंबा ये, इसलिए तीनों पर एक जैसा साइन है। अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी और ये भी कितनी होगी। और खूब ध्यान से समझिएगा, अगर तीनों भुजा बराबर हो गई तो कोण भी बराबर हो जाता है। तो इसमें एक बात ध्यान से लगेगा, प्रत्येक जब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो प्रत्येक कोण कितना का हो जाता है, तो खूब ध्यान से समझिएगा कितना डिग्री का। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछता है, कई बार पूछा है, तो इसीलिए ध्यान से याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? एक और चीज होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इसका होता है √3/2 गुने भुजा। थोड़ा सा रुक जाओ। सही है, ठीक है। तो इस समबाहु त्रिभुज के बारे में
इससे सबसे बेस्ट जानकारी क्या है ये, कि जैसे समबाहु देगा नहीं, समबाहु त्रिभुज लिख दिया तो इतना समझना है कि तीनों भुजा बराबर, कौन 60 होना है, एकदम तय है, एकदम नाम धर दिया तो काम डिक्लियर है इसका, कि अगर ये इतना इतना काम डिक्लियर है। ये नहीं कि जा आप कौन किस में, इसमें कितना कौन होता है ये पता नहीं, तब इतना जब ध्यान में तब नहीं कुछ अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, ये समबाहु। उसके बाद आते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा, हमने इस दो को बराबर किया है, आप इस दो को बराबर कर सकते हैं, आप इस दो को बराबर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? कोई दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, तीनों बराबर नहीं, कोई दो। अगर ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो मान लीजिए ये भी कितना होगा, आई हो जाए 12 सेंटीमीटर। अगर ये भी 10 हो जाए तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद ये 2 नंबर त्रिभुज है। 3 नंबर जब पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है हमको, विषम बाहु त्रिभुज। इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। ये मान लीजिए 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये मान लीजिए, एक समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तीनों क्या है जी, अलग अलग है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, विषम। विषम का मतलब ही होता है अलग, सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर। हिंदी में सम लिखा हो तो बराबर, अगर इंग्लिश में सम लिखा है तो क्या होता है, जोड़। इंग्लिश में सम ऐसे लिखता है, ये भी तो सम पढ़ेंगे ना, तो इंग्लिश में सम लिखेगा तो जोड़ होता है, हिंदी में सम लिखे तो बराबर। और द्वि का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब होता है दो। अब बाहु मिस कथी होता है, बाहु मिस होता है भुजा, नाम के अंदर ही उसका काम छुपा है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मिस भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो। इसमें सम बाहु, सम का मतलब बराबर, आप बाहु मिस भुजा यानी बराबर भुजा, यानी तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर। उसके बाद ये लिखे विषम बाहु, विषम का मतलब होता है अलग अलग, विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग, यानी जो तीन भुजा हो क्या हो, अलग अलग, उसको क्या कहेंगे, विषम बाहु। तीनों के बारे में बात कर लिया हम। अब हम चलेंगे किसके बारे में, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे मान लो यहाँ 60 लिख दिए, यहाँ भी क्या लिख दिए 60, और यहाँ भी 60, तीनों 90 से कम है क्या, तो तीनों 90 से कम हो, तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों बराबर हो सकता है। अच्छा, त्रिभुज के टोटल एंगल कितना होता है, टोटल कोण, तीनों कोण मिला ले 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 80 डिग्री, अंदर वाला भी है चाहे बाहर वाला भी, अंदर भी। अब त्रिभुज यहाँ, अब जब एंगल की बात आएगा तो वो भी ध्यान से समझिए, त्रिभुज इतना छोटा हो चाहे इतना इतना बड़ा हो, इसमें भी कितना का एंगल बना होगा 180, इसमें भी 180। ये मत समझना कि साइज छोट हो जाएगा तो एंगल का मान घट जाएगा, और साइज बड़ा होगा तो उसका एंगल का मान बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। त्रिभुज चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, तीनों कोण का योग कितना होगा, एकदम 180, ना 180 से ज्यादा ना 180 से एक कम। ठीक है, तो इसमें अगर ये तीनों 60 है तो ये कौन सा त्रिभुज है,
न्यून कोण भी है और कौन सा कोण है, समबाहु त्रिभुज है। नहीं समझ में, यानी अगर दोनों को मिला दिया तो ऐसा त्रिभुज बनाना संभव है जो समबाहु त्रिभुज भी हो और न्यून कोण भी हो। नहीं आ रहा समझ में? तो तीनों का मान लीजिए ई हो गया आपका 50, ई आपका हो जाएगा 70, ई आपका हो जाएगा 60। तीनों 90, तीनों कोण 90 से कम है तो किस तरह का त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसकी रचना करने का भी तरीका है, नहीं समझ पाइएगा नहीं कर पाइएगा। जब समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में क्या समझते हैं कि एक कोण कितना होना चाहिए, एक कोण कितने के बराबर, 90 के बराबर, 90 के बराबर एक कोण। और त्रिभुज में एक ही 90 का कोण बनाना संभव है। नहीं यार समझ में, किसी भी त्रिभुज में 2 गो 90 का एंगल नहीं बन सकता है, 2 गो समकोण, 2 गो अधिक कोण नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है? कैसे ये समझाते हैं समकोण त्रिभुज बनता कैसे, ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, ये जो लाइन खींचते हैं ना एकदम सीधी होनी चाहिए। ए बी सी, आ रहा समझ में? ये एकदम सीधा होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसे बना के और यहां 90 लिख दिया, गलत है। आ रहा है समझ में? क्योंकि जैसे यहाँ 90 बनेगा एकदम क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा ऐसे। आ रहा है समझ में? एकदम है सीधा होना चाहिए, एकदम जैसे एंगल सीधा होता है ना, है जैसे हमारा पेन एकदम सीधा है, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। ऐसे अगर टेढ़ हुआ ऐसे, कोई कहेगा नहीं यहाँ 90 हो ही नहीं सकता है। जहां 90 का एंगल बनेगा एकदम सीधा होना चाहिए, और जहां 90 का एंगल बनता है उसका एक साइन भी है, आपको यहाँ ऐसे चौकोर बना देगा। जहां भी चौकोर बना देख लेना, समझना कि क्या बना है, 90 का कोण बना है। अरे समझ में, चाहे यहाँ 90 लिखा रहे चाहे साइन ही काफी है, ये 90 का ही साइन है। तो ये लाइन एकदम एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी, एकदम सीधी। समझ में आ रहा है? बाकी सब ऐसे ऐसे बनाए चल जाएगा। और मान लीजिए 90 हो गया तो 180 पुगाना, तो ई कुछ मिल के 90 होना, तब तो 180 होगा ना। जैसे 180 हमको पुगाना है कि नहीं, तो 90 इसमें से 90 काटेंगे तो बच्चा कथी 90, तो हो सकता है 45 हो सकता है 50 हो 35 हो, नहीं समझ में, 90 किसी तरह पुगाना हो सकता है 40 हो 50 हो, 40 50 90, समझ में? हो सकता है 20 हो 70 हो, तब ना 90 होगा। एक और 90 बन सकता है, तब तो एक एंगल 0 का होगा। एक एंगल 0 कैसे हो सकता है, जब एंगल बनेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसका मान होगा। तो इसीलिए 2 समकोण संभव, किसी भी त्रिभुज में एक एक समकोण संभव है। एक एक अधिक कोण अभी जो बना यहाँ बताने जा रहे हैं, इसका सर इसको कैसे पहचानेंगे, सीधा ये हो गया, ये 90 से थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? ए बी सी, मान लीजिए यहाँ 100 कितना है 20, ई कितना है 30 डिग्री मान लो ई, या मान लो 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहाँ रहता था एकदम 90, अब 90 से बाहर जाएगा तब ज्यादा नहीं बनेगा। देखो ना इसका मुंह बड़ा है, मुंह जब बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि एंगल का मान बड़ा होगा। तो अगर ऐसा हो तभी अधिक कोण हो सकता है। अब कोई बच्चा ऐसे त्रिभुज बना देगा, यहाँ लिख दे 180, ये गलत है। उसको जब 180 इधर बनाना होगा थोड़ा सा बाहर ऐसे निकालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो एक कॉन्सेप्ट है, जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा भागने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई से जितना भागिएगा उतना और भागाएगा आपको, इतना भगाएगा कि पढ़ाई छोड़ के भाग जाइएगा। तो ध्यान से चीजों को समझिए, रिवीजन कीजिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अब चलिए, अब हम 6 त्रिभुज के बारे में समझ गए। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, अब अपने प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहां अब हमको जरूरत है।
अगर ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें कितनी भुजा है? कितनी भुजाएं जी? 3 भुजा है। अगर घर में 3 आदमी है तो उसका नाम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसमें भी त्रिभुज में 3 भुजा है तो तीनों का नाम है। नहीं समझ में? खुद ध्यान समझिएगा। निचले वाले भुजा का कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? इसको बी से सूचित करते हैं। बी का अगर लिखे तो क्या हो जाएगा? बेस। ये एकदम जो सीधी होती है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। पी होता है ये। इसका इंग्लिश होता है परपेंडिक्यूलर। ये जो सबसे तिरछी भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। इंग्लिश में इसे एच से डिनोट करते हैं। एच से। हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस। हिंदी में लंब, आधार, कर्ण। कर्ण यही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। ये इधर का उधर, इधर का उधर हो सकता है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है समकोण। ये कौन सा त्रिभुज बता रहे हैं हम? समकोण त्रिभुज, क्योंकि एकदम सीधा खींचे हैं। हाँ, तो समकोण त्रिभुज टाइम चेंज हो गया। 11 बजे से तो आओ तारा सुन। तो ओकरा बाद 12 बजे से 10 मिनट से पढ़ा काम बतिया था नहीं तुमने पढ़ा ली। ठीक है। लंब, बेस, लंब, आधार, कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होती है और 90 के सामने होती है। और ये आधार और लंब आपस में चेंज करते रहते हैं। चेंज करने का कारण क्या है? खुद ध्यान से समझिएगा, इधर बताते हैं। ठीक है, यहाँ भी 90 बना और यहाँ भी। इस त्रिभुज का नाम हम एबीसी रख दिए और इस त्रिभुज का पीक्यूआर। अगर थीटा यहाँ बने, यहाँ सर थीटा यहाँ बने का क्या मतलब? मतलब आप यहां से नापी जोखी करें। होता है ना भाई, नापी होता है, नापी। जब यहां से आप नापी जोखी करें, नापी जोखी समझता है सब? हाँ, तब क्या होगा? आप कभी हो सकता है नापी कहां से शुरू हो जाए? इस कोने से। इस कोने से कभी नापी शुरू नहीं होगी। 2 ही कोना है, समझ में आ रहा है? या तो इस कोने से, नहीं तो इस कोने से। तो एक कोना से हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, कैसे होगा? एक कोना से यहाँ दिखाएंगे, तब कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा क्या होगा? खूब ध्यान समझिए। अगर हम यहाँ खड़े हैं, एक बार यहाँ खड़ा हो सकता है व्यक्ति, एक बार यहाँ खड़ा हो सकता है। तो एक पिक्चर में यहाँ बता दे रहे हैं, एक पिक्चर में यहाँ बता, क्लियर हो जाए। जब यहाँ आप जहां भी खड़े हो, चाहे यहाँ खड़े हो चाहे यहाँ खड़े हो, इससे मतलब खड़ा कहाँ है ये मैटर करता है। आप जहां खड़े हो उसके सामने वाला लंब होता है, यानी पी। ये हमेशा कर्ण रहता है, चाहे यहाँ खड़े चाहे वहां खड़े, तो ये कर्ण हो जाएगा। आई लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो एक होता है आधार। नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा? आधार। इसको भी बोलेंगे। लेकिन जब यहाँ खड़े हैं तो इसके तब आपके सामने कौन आएगा? ये तब ई अब लंब हो जाएगा। ई कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण हो गया। अब ई क्या हो जाएगा हमारा? आधार। आया समझ में?
जहां खड़ा होइएगा, ये नॉर्मली ऐसे है न, अगर ना 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 थीटा यहाँ बने ना थीटा यहाँ बने तो नीचे वाला आधार माना जाता है, ये वाला लंब माना जाता है, ये वाला कोण माना जाता है। अगर नीचे थीटा बने तो सामने वाला आधार मतलब लंब, नीचे वाला आधार, इधर वाला कोण। अगर थीटा ऊपर बने तो जहां बनेगा उसके सामने देखना है। आ रहा समझ में? जहां बने उसके सामने देखना है कि क्या बन रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक हम पिक्चर यहाँ लेते हैं और एक पिक्चर यहाँ लेते हैं। इसमें P Q R, इसमें थीटा बनेगा यहाँ और इसमें थीटा हम बना दिए हैं कहाँ, यहाँ A B C। सर थीटा में और क्यू में क्या अंतर है? आप तो क्यू की तरह लिख रहे हैं, तो खूब ध्यान से समझिए। अगर ये बाहर निकल गया तो क्यू, अगर बाहर नहीं अंदर ही घूम गया, समझ में आ रहा है? ऐसे करके ऐसे घूम गया, अंदर रह गया तो थीटा, अब बाहर निकल गया तो क्यू। आ रहा समझ में? हाँ। अब जब थीटा यहां बना तो एकदम तो तय है कि कौन ही होगा, आंख मूंद के लिख देना है, तो बदलता ही नहीं है, ये तो बच्चा समझ जाएगा नर्सरी क्लास का। अब बचा है आधार कौन होगा और लंब का, क्योंकि वो आपस में परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो जहां भी थीटा बने उसके सामने वाला लंब होता है। तो ये कौन हो गया लंब या बचा कौन? आधार। तो ये वाला साइड आधार हो जाएगा हमारा। आ रहा है समझ में? तो अगर यहाँ एंगल सी के लिए, क्या एंगल सी के लिए आधार कौन होगा? आधार, लंब और कोण। तो आधार कौन होगा? ए बी हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा? बी सी, और कोण क्या हो जाएगा? चलिए अब एंगल आर के लिए इसका बताइए। आधार बताना है आपको, लंब बताना है आपको और कोण बताना है आपको। आधार आपका ये हो जाएगा कौन? क्यू आर। लंब आपका हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा। आ रहा समझ में? जब तक आधार, लंब और कोण में आप नहीं पहचानेंगे कि थीटा कहाँ बन रहा है तो आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, तब तक आगे पढ़ने के लिए आप रेडी नहीं है। अगर हम आगे पढ़ाते हैं या आप आगे पढ़ते हैं तो सिर्फ देखेंगे, बात आधी समझ में आएगी आधी नहीं आएगी। तो आज जितना क्लास हुआ ध्यान से समझिए, इसको जाके घर पे रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्या क्या बात बताएं, कौन कौन चीज समझाए हैं। फिर कल आज जितना पढ़ाया वो कल पूरा कंप्लीट करके क्लास में अगर आके बैठते हैं तो फिर आगे की पढ़ाई एकदम समझ में आएगी, 100% आएगी। अगर नहीं करके आते नहीं आएगी। तो आज का क्लास इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।